पिछले कुछ लेक्चर्स से हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ अगर एक चार्जेस हों और हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जो ये चार्जेस हैं इनकी फील्ड एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इसलिए अगर हम दो चार्जेस की बात करें, यानी अगर एक चार्ज है Q1 और हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फील्ड देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते थे कि एक टेस्ट चार्ज लेके आते थे Q2 और हम कहते थे कि कोलम लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलम लॉ F/Q, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फील्ड आती थी वो कुछ इस तरीके से आती थी। और ये जो है डिस्टेंस इनके दरमियान अगर R1 है तो R1, और ये R जो है डायरेक्शन बता रही है कि जो फोर्स है फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हम इसी तरीके से अगर एक और ये R² है, इस तरीके से हमने फिर ये देखा था कि अगर मल्टीपल चार्जेस हों, ये एक चार्ज, तो हम जो टोटल फील्ड है वो सुपरपोजिशन थ्योरम की थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, और ये 1 से लेकर n हो जाएगा। Q1 4πε0 ARI, ये भी I हो जाएगा। और इसके बाद हमने फिर ये देखा था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर हो, एक ऐसा कंडक्टर हो जिसके ऊपर, जिसकी सरफेस पे चार्ज हो और ये दरमियान से हॉलो हो, और हमने 3 पॉइंट चूज किए थे, एक पॉइंट P, एक पॉइंट D, एक पॉइंट इसकी सरफेस पे P, और एक पॉइंट इस स्फेयर के या कंडक्टर के अंदर चूज किया था, लेट्स से A, और ये ओरिजिन है, ये तीनों का ओरिजिन कॉमन है। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, और हमने बेसिकली जो गॉस लॉ है उसको यूज़ किया था। और गॉस लॉ को यूज़ करने के लिए बेसिकली हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, फ्लक्स को डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर एक यहाँ पे कोई भी सरफेस है और यहाँ पे मैं एक इसका इन्फिनिटली स्मॉल एरिया लेता हूँ और उसको मैं DS कह रहा हूँ। इस DS को मैं फर्दर इस तरीके से लिखता हूँ, ये एरिया है और इसका एक नॉर्मल है। ठीक है, तो फ्लक्स की बेसिक हमने जो डेफिनेशन देखी थी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। तो अगर ये एक नॉर्मल है, DS को हम बेसिकली इंडिकेट करते हैं एक नॉर्मल से और एक डायरेक्शन से। ये DX जो है वो नॉर्मल के ट्रांसवर्स होती है, यानी अगर ये नॉर्मल X डायरेक्शन में है तो ये Y और Z डायरेक्शन में होगा। और हम ये देख रहे थे कि कोई भी अगर वेक्टर हो या फील्ड हो
वो फील्ड लाइंस हमारे पास जो है वो इस यूनिट से जो पास कर रही होंगी। लेट्स से अगर हमने इस तरीके से देखा था, जो फील्ड लाइन इससे पास कर रही हैं, और हम अगर ये फ्लक्स को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं और इन फील्ड लाइंस को मैं ए का नाम दे रहा हूँ, तो हमने इसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट डी एस, और बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। अगर ये एन डायरेक्शन में है, यानी ये जैसे इसकी डायरेक्शन एन की तरफ है, ये यूनिट वेक्टर है, तो कॉज ऑफ थीटा यानी जो नॉर्मल है और इन फील्ड लाइंस का जो एंगल बन रहा है वो कॉज ऑफ थीटा के इक्विवेलेंट है। इसको हम फर्दर देख लेते हैं। यानी अगर हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया था वो ये बन गया है डी ऑफ एस कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास अगर ये एक नॉर्मल है और यहाँ से फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं, ठीक है, तो ये जो फील्ड ऑफ लाइंस और इस नॉर्मल का जो डिस्टेंस, जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। हमने जो हमारे केस में हमने ये देखा था कि अगर ये जो एरिया है इस डायरेक्शन में हो कि फील्ड ऑफ लाइंस और इनके दरमियान अगर एंगल ज़ीरो बन रहा है, यानी थीटा जो है वो ज़ीरो है, तो फ्लक्स को हम फर्दर ए और डी एस से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है और फील्ड ऑफ लाइन ऐसे जा रही है तो फ्लक्स ज़ीरो होगा। और इस फ्लक्स को बेसिकली हमने जो कंडक्टर के लिए यूज़ किया था, फर्दर कंडक्टर की ई फील्ड के लिए यूज़ किया था। गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए, क्योंकि गॉस लॉ जो है बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहा है, ई डॉट डी एस total flux either outward or inward is equals to the charge enclosed epsilon naught। ठीक है, तो हम बेसिकली टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और उससे जो है लास्ट टाइम हमने देखा था, पहले टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और उससे हम फर्दर ई फील्ड कैलकुलेट करते हैं। लेकिन टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने से पहले हमने एक कंडीशन देखी थी, जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ये चार्ज बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। यानी जो चार्ज यहाँ पे हो या चार्ज यहाँ पे हो, जो चार्ज यहाँ पे हो या चार्ज यहाँ पे हो, इस चार्ज को सिमेट्रिक होना चाहिए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का जो बेसिकली फ़ायदा ये है कि हम गॉस लॉ तो अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये अगर यहाँ पे जो चार्ज है वो इक्वल ना हो उस पर भी गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे पास इंटीग्रल्स कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया था कि इसके गिर्द एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी थी, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की थी, और इस गॉसियन सरफेस हमने ऐसे चूज़ की थी कि जो जहाँ पे जो अब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये फील्ड लाइंस और जो डी एस है, जो फ्लक्स है, डी एस का जो नॉर्मल है और इस फील्ड्स का जो नॉर्मल है वो
एक ही डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो 0 बन रहा है। और इसके अलावा जो फील्ड है वो इस पूरे, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड है, तो ये पूरे इस स्फेयर पे, गॉसियन सरफेस पे जो ई फील्ड है वो कांस्टेंट है, यानी ई फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब हम इंटीग्रल ये कैलकुलेट कर रहे थे, हमने कहा था कि जो कि ई फील्ड कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट हमारा, तो हम ई को, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ये ई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और यहाँ पे बेसिकली डी एस बचाएगा। इस डी एस को जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये डी एस इज डिफरेंशियल एरिया, जब हम ये इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें टोटल एरिया दे देगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ई, और जो भी एरिया होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और फिर हम जो ई फील्ड है वो क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट और एरिया से कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और चूँकि डायरेक्शन सिर्फ रेडियली आउटवर्ड थी, तो हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हमने बेसिकली लास्ट टाइम ये देखा था कि हम जो है गॉस लॉ अप्लाई करने के बाद हम जो ई फील्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज फर्दर इम्पॉर्टेंट जो है, गॉसियन सरफेस डिफरेंट ज्योमेट्री के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए हमें डिफरेंट गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम इज डिफरेंट, तब गॉसियन सरफेस क्या होगी। तो बेसिकली 3 तरह की जो बेसिक गॉसियन सरफेस हैं वो हम देखेंगे इस कोर्स में। एक स्फेरिकल, एक सिलेंड्रिकल, और एक पिल बॉक्स। बेसिकली ये गॉसियन सरफेसेस हैं जो कि हम ई फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। इसकी स्फेरिकल सरफेस हमने देख ली, यानी अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि, अब देखें कंडक्टर की ये गॉसियन सरफेस लेने का मकसद सिर्फ यही है कि जब हम ये इंटीग्रल ले रहे हों, हमारे पास ये इंटीग्रल जो है वो लेना आसान हो जाए, इंटीग्रल लेना आसान हो जाए, ताकि जो ई फील्ड है अगर कांस्टेंट है तो हम ई फील्ड को इस इंटीग्रल से बाहर ले लें और सिंपली जो एरिया फर्दर कैलकुलेट करने के बाद हम चार्ज इनक्लोज से डिवाइड करके ई फील्ड कैलकुलेट कर लें। तो इस एक्सरसाइज का हमारा सिर्फ मकसद ये है, क्योंकि अब जो लास्ट ज्योमेट्री थी इसमें देखें कि अगर मैं यहाँ पे जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप का आपको पता है, सिलेंड्रिकल शेप का भी पता है कि सिलेंड्रिकल शेप इस तरीके से है, और जो पिल बॉक्स है वो बेसिकली एक बॉक्स टाइप शेप है। तो अगर मैं यहाँ पे बॉक्स या सिलेंड्रिकल शेप बनाता, अगर मैं यहाँ पे कोई और शेप बनाता, लेट्स से एक चार्ज है, उससे जो फील्ड है वो इस तरीके से, जो फील्ड लाइन है वो चार्ज से आउटवर्ड आ रही है।
अब ये फील्ड लाइंस कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने, फील्ड लाइंस के बारे में हमने बेसिक नॉलेज ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये बेंड हो जाती हैं और ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो फील्ड लाइंस हैं वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं। और अगर हम कोई ऐसी स्पेसिफिक ज्योमेट्री चूज करते हैं, लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, गॉसियन सरफेस हम ऐसे चूज करते कि यहाँ पे इस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक बॉक्स होता। तो अब बेसिकली इस बॉक्स का अगर आप डिस्टेंस देखें कि हर पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। इस डिफरेंट डिस्टेंस होने की वजह से जो एंगल भी बन रहा है फील्ड का और जो एक ds का जो डिस्टेंस बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा, यानी मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास इसको मैं अगर इस तरीके से देखूं कि ये मेरे पास एक ds है, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो जो इनके दरमियान एंगल बन रहा होगा वो फ्लक्स का एंगल, यानी वो एंगल डिपेंडेंट होगा। यानी E, अगर इसको मैं यहाँ से दोबारा बना के देख लेता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पे और गॉसियन सरफेस अपनी स्फेरिकल की जगह इस तरीके की चूज करता हूँ, तो जो मेरा ds है इसका और जो E फील्ड का एंगल है वो थीटा जो एंगल है इनके दौरान वो नॉन जीरो होगा। तो उस केस में जो E फील्ड है और E फील्ड भी बेसिकली क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो जब मैं गॉस लॉ अप्लाई कर रहा हूँगा तो ये इंटीग्रल मुझे फिर E जो है वो इस इंटीग्रल से मैं बाहर निकाल सकता, जिसकी वजह से ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में हमने जो गॉसियन सरफेस चूज की थी वो हमने स्फेयर के केस में बेसिकली स्फेरिक ही चूज की थी। तो अब देखें कि हर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम है, या ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम है, जिसकी वजह से जो E फील्ड है वो इस पूरे सरफेस पे सेम थी। तो सेम होने की वजह से हम E फील्ड को इस इंटीग्रल से बाहर लेके जा सकते थे और जो E फ्लक्स है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो हम फर्दर इसी कॉन्सेप्ट को आगे देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग एक वायर है। लेट्स से इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। इन्फिनिटली लॉन्ग तो ये नहीं होगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हमारे पास एक इन्फिनिटली स्मॉल, ये मैं इस पे आता हूँ डिटेल में कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर से क्या मुराद है। तो हमने ये देखा है कि फील्ड लाइंस हैं बेसिकली, अगर ये फील्ड एक कोई भी कंडक्टर है और यहाँ पे चार्जेस पड़े हैं, तो जो फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं वो स्ट्रेट होंगी। लेकिन जैसे ही कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी तो ये बेंड होना शुरू हो जाएंगी। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये बेंड होना शुरू हो जाएंगी।
तो अगर हम ये यहाँ से एक वायर है, इस वायर का अगर हम एक छोटा सा पीस ले लें, तो ये वायर बेसिकली एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है। ठीक है, और इस पे जो चार्ज होता है वो बेसिकली इस सरफेस पे होता है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ इस सरफेस पे चार्ज होता है। यानी अगर मैं इसको दोबारा से देखूं तो यहाँ से मैंने अगर कट कर लिया, यहाँ से भी मैंने कट कर लिया, जो चार्ज डेंसिटी है वो इस सरफेस पे होगी, और इस सरफेस से जो फील्ड्स हैं वो जा रही होंगी। अब इन्फिनिटली लॉन्ग लेने का मकसद ये है कि जितना इन्फिनिटली लॉन्ग होगा तो जो फील्ड लाइंस हैं वो बेंड नहीं होंगी। यानी क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, तो अगर बिल्कुल क्लोज है इस वायर के, तो जो फील्ड लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देख रहा था, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो फील्ड लाइंस जो है वो, अगर ये लेट्स से ये एक फाइनाइट वायर है जो हमें रेल सिनेरियो में देखने को मिलती है। अगर ये फाइनाइट वायर है और ये फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लोज टू दिस वायर है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। लेकिन अगर मैं जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा तो ये फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो बेसिकली बेंड होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर ये इन्फिनिटली लॉन्ग होगा तो जितना जितना मैं दूर जाता जाऊंगा उतना ज़्यादा चार्जेस भी तो आते जाएंगे। यानी अब अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लेट्स से इतनी है, ठीक है, जैसे मैं दूर जा रहा हूँ क्योंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो उसमें चार्ज डेंसिटी जो फील्ड लाइंस हैं वो, अगर ये जो फील्ड लाइंस हैं बेसिकली वो ज़्यादा चार्ज जो हैं, जो ज़्यादा चार्जेस हैं यहाँ पे, उनकी वजह से मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकूँगा। तो इस केस में अगर इन्फिनिटली लॉन्ग है तो उस केस में जो फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा स्ट्रेट होंगी। लेकिन चूँकि ये मैथमेटिकल बेसिकली ये इन्फिनिटली लॉन्ग ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन जो इन्फिनिटली लॉन्ग अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो उसकी ये रीज़न है कि जितना मैं दूर जाता जाऊंगा उतना तब भी जो फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट होंगी। उसकी वजह यह है कि जो फील्ड लाइंस दूर जाने पे मैं देख रहा हूँगा वो ज़्यादा चार्जेस की वजह से देख रहा हूँगा। उस केस में भी जो फील्ड लाइंस हैं वो भी स्ट्रेट होंगी। लेकिन अगर हम देखें बेसिकली फाइनाइट केस में, तो फाइनाइट केस में अगर मैं इसको फर्दर इस चीज़ को इस तरीके से देखूं कि अगर मेरे पास एक वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग लेट्स से वायर है, और एक वायर है जो कि फाइनाइट वायर है। अगर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, यानी यहाँ पे मैं जो फील्ड लाइंस को देख रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूं, बल्कि ये इनका डिस्टेंस है d, एक d डिस्टेंस पे मैं देख रहा हूँ, और ये एक एंगल बन रहा है अल्फा, ये एक एंगल बन रहा है बीटा। इसको अल्फा 1 कह लेते हैं, इसको अल्फा
2 कह लेते हैं। अब इसी लेंथ को मैं फर्दर d को मैं छोटा कर देता हूँ, तो अब जो ये एंगल बनेंगे, ये एंगल थोड़ा बड़ा होता जाएगा क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल होता जा रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं फर्दर डिस्टेंस नज़दीक कर लूँगा तो ये एंगल जो है वो फर्दर बढ़ता जाएगा, बीटा होता जाएगा। अब हम ये फाइनाइट केसेस हैं। अब ये इनफाइनाइट केसेस पे देखता हूँ कि इनफाइनाइट पे मैं किसी पॉइंट पे भी चला जाऊँ तो जो, क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ जो इनफाइनाइट है तो ये बिल्कुल इनफाइनाइट तक ही जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा का, जो एंगल बन रहा है बीटा का, वो 90 के करीब करीब होता जाएगा। तो अगर अब मैं फाइनाइट में इनफाइनाइट जैसा बिहेवियर देखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि बिल्कुल क्लोज आ जाऊँगा। तो अब अगर मैं जो लाइन खींचूँगा, यहाँ पे जो लाइन खींचूँगा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा अल्फ़ा, वो क्लोज टू 90 होना, जब होना शुरू हो जाए, क्लोज टू 90 होना शुरू हो जाए, तब जो हमारा जो फाइनाइट है उसको मैं अज्यूम कर सकता हूँ, फाइनाइट जो वायर है उसको अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लोज है लाइन के, तब मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि जो मेरी वायर है वो इन्फिनिटली लॉन्ग की तरह बिहेव कर रही है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल सी है। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास अब एक वायर है, और हम इस वायर को अगर देखें, कोई भी एक पॉइंट देखें, तो ये बेसिकली अगर वायर को मैं अप्रॉक्सीमेट करूं, क्योंकि वायर जो है वो अगर मैं इसको यहाँ से कट करूं तो ये एक सिलेंडर की शेप की होती है। तो मैं वायर को एक सिलेंडर की शेप से अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ। अब मैं इस सिलेंडर की शेप से अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, और अब मैं चार्ज डेंसिटी अगर देखता हूँ तो बेसिकली जो चार्ज डेंसिटी होगी वो इस सिलेंडर में वो इस साइड वॉल पे होगी, क्योंकि ये अगर इस वॉल का मैं देख रहा हूँ कि हम बेसिकली हमने यहाँ से इसको इनलार्ज करके देखा है, तो चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे ही रिसाइड करेंगे। अब जो कि हमने एक सिलेंड्रिकल शेप, हमारा चार्ज जो डेंसिटी है वो बेसिकली लेट्स से इस सिलेंडर के जो अक्रॉस हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो इस साइड वॉल्स में है, और चार्ज डेंसिटी बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो अब अगर हमें ये पता है कि अगर एक सिलेंडर है, लेट्स से अगर एक सिलेंडर है और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस आ रही हैं वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, अब हमें ये इंफॉर्मेशन पता है कि जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो इस साइड इस चार्जेस जो है वो रिजाइड कर रहे हैं इस साइड वॉल्स में, और जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड हैं। इससे फर्दर हमने ये देखना है कि गॉसियन सरफेस चूज करनी है। हमने बेसिकली ई फील्ड कैलकुलेट करनी है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। लेट्स से कोई भी एक पॉइंट है, वहाँ पे हमने ई फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हमारा एक
हमने मेथड अभी तक जो देखा है वो गॉस लॉ देखा है कि हमने गॉस लॉ को अप्लाई करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है। और गॉस लॉ के अप्लाई करने के लिए हम बेसिकली ये फॉर्मूला देखते हैं, और इस फार्मूले के लिए बेसिकली एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सिमेट्री होना। और सिमेट्री बेसिकली कैसे आती है, गॉसियन सरफेस के चूज करने से आती है। एक स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस चूज करने के लिए हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे अगर एक कोई भी गॉसियन सरफेस हमने देखी थी कि हमारे पास 3 तरह की गॉसियन सरफेस हैं, एक स्फेरिकल, एक सिलेंड्रिकल और एक पिल बॉक्स शेप्ड। तो हम हम इन तीनों में से अगर लेट्स से कि स्फेरिकल ड्रॉ करते हैं, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्फेरिकल अगर गॉसियन सरफेस देखते हैं, तो बेसिकली जो चार्जेस हैं वो रेडियली आउटवर्ड फील्ड है। लेकिन अब यहाँ से इसकी सरफेस से जो डिस्टेंस बन रहा है गॉसियन सरफेस तक का, वो डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये सरफेस चूज करना अक्लमंदी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो ई फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो ई फील्ड जब कांस्टेंट नहीं होगी तो हम ये इंटीग्रल जो है वो इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। अगर हम पिल बॉक्स भी अगर यहाँ पे चूज़ करें, लेट्स से अगर इसी यहाँ पे सिलेंडर की जगह हम सिलेंडर के इर्द गिर्द अगर एक पिल बॉक्स भी बना लें, तो तब भी ये डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और जो ई फील्ड है यूनिफॉर्म नहीं होगी और हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में एक ही सूटेबल ऑप्शन बचता है कि हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर लें। तो लेट्स से कि हमारे पास इस ज्योमेट्री को हम फर्दर इस तरीके से देखते हैं कि ये वायर थी और इसके इर्द गिर्द हम एक और जो है सिलेंडर कैलकुलेट कर लेते हैं। फील्ड्स हमारी रेडियली आउटवर्ड हैं, अब इस गॉसियन सरफेस चूज करने का फायदा ये है कि अगर हम जो ये डिस्टेंस है इसका क्लोज रखें, क्लोज अगर ये डिस्टेंस रखें यानी क्लोज इनफ रखें, तो जो हमारी फील्ड लाइंस हैं अगर बेंड नहीं हो रही, अगर यहाँ पे फील्ड लाइंस बेंड नहीं हो रही, तो जितनी भी फील्ड्स जाएंगी वो सिर्फ साइड वॉल के थ्रू ही जाएंगी। अगर मैं इसको मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं इसको जो गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस मैंने चूज की है, इसको मैं मज़ीद बड़ा बना लेता हूँ। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो जब बेंड होगी इधर से भी जाएगी, जब बेंड होगी इधर से भी जाएगी, बेंड होगी इधर से भी जाएगी, बेंड होगी इधर से भी जाएगी। तो उस केस में हमारे पास जो इंटीग्रल है वो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी इस तरह से चूज़ करते हैं कि ये क्लोज इनफ हो और जो फील्ड लाइंस हैं वो बेंड ना हो, ताकि जो फील्ड लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ इस साइड वॉल से ही पास हो। तो इस तरीके से हम इसको फर्दर से ये देखते हैं कि ई डॉट डी एस हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल होता है क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट
बेसिकली हमने अभी तक जितनी भी डिस्कशन की है वो इसलिए की है कि ई फील्ड हमारा कांस्टेंट हो। तो ई फील्ड जब कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बच जाएगा, तो हम इस मैग्नीट्यूड को बाहर ले आएंगे और क्यू इनक्लोज का इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये फर्दर हमारे पास एरिया के इक्वल होता है। तो जो ई बच जाएगा वो हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, इसकी अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो इसी केस के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास अगर एक चार्ज, एक सिलेंडर है, जिसकी चार्ज डेंसिटी मुझे दी हुई है, रो मुझे दिया हुआ है के एस के इक्वल। लेट्स से S इज इक्वल्स टू R और K जो है कांस्टेंट है, R इज सॉर्ट ऑफ अ रेडियस। तो चार्ज डेंसिटी दी हुई है। बेसिकली अगर हमने इसको फर्दर कैलकुलेट करना है तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे इसका dv, ठीक है, और ये के आर हो जाएगा क्योंकि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें जो dv है वो r dr d फाई एंड dz के इक्वल है। तो यहाँ पे बेसिकली r dr d फाई एंड dz है। बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हमें एक सिलेंडर है, ठीक है, और हमें यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो चार्ज डेंसिटी से हम आगे इससे अगर हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे चार्ज डेंसिटी का dv, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो Q इनक्लोज्ड आ जाएगा। तो जब Q इनक्लोज्ड आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हम सिंपल इंटीग्रल कैलकुलेट करने के बाद, सिंपल जो E डॉट ds है कैलकुलेट करने के बाद हम E फील्ड कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हमें अभी क्या दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है जिसमें जिसकी चार्ज डेंसिटी ये दी हुई है, और हम ये इंटीग्रल फाइंड करने के बाद हम Q इनक्लोज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये Q इनक्लोज्ड, इस इंटीग्रल को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो Q इनक्लोज आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा 2/3 पाई KLR क्यूब, ठीक है। हमारे पास ये एक सिलेंडर था, ठीक है, उसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई थी। उस चार्ज डेंसिटी से हमने वॉल्यूम इंटीग्रल लेके Q इनक्लोज्ड कैलकुलेट किया। अब Q इनक्लोज से हम फर्दर Q इनक्लोज से बेसिकली फर्दर हम E डॉट ds कैलकुलेट किएंगे। यानी अगर हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी दी हुई थी रो v, वो इक्वल थी के आर के। अब अगर हमें टोटल बेसिकली अगर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल, डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे। तो हमारे पास, यानी अगर इसका मैं वॉल्यूम इंटीग्रल ले लूँगा dv, तो मेरे पास टोटल चार्ज इनक्लोज आ जाएगा, ठीक है। जब टोटल चार्ज इनक्लोज आ जाएगा तो हमारे पास
फर्दर ई कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें कि बेसिकली गॉस लॉ ये कहता है कि जो फ्लक्स है टोटल वो क्यू इनक्लोज्ड के इक्वल है, ठीक है। और हमने ये कहा है कि हमारी ज्योमेट्री है कुछ इस तरीके से, ये डिस्टेंस L है, इसके इर्द गिर्द मैं एक और गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो डेंसिटी है रो वी, वो मुझे पता है कि रो वी इज इक्वल्स टू के आर सॉरी, और जो आर है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दैट इज आर। तो इस टोटल चार्ज डेंसिटी से हम क्यू इनक्लोज्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, हमने भी किया है, जो कि आता है वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद, और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/3 पाई KL r³ इस तरीके से जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने गॉसियन सरफेस ऐसे चूज़ किया है कि E जो है वो कांस्टेंट है, तो E को हम बाहर ले जाएंगे, और जब DS कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए 2 पाई KL r³ एप्सिलॉन नॉट, और बेसिकली जो सिलेंडर का एरिया है वो आ जाएगा ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई RL इक्वल्स टू 2 पाई KL r³ एप्सिलॉन नॉट। ये इंटीग्रल बेसिकली आपको खुद सॉल्व करना है, और ये इंटीग्रल भी आपको खुद सॉल्व करना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, हमने पहले कर चुके हैं। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट E आएगा वो आ जाएगा 1/, अच्छा यहाँ पे 3 भी है, 2/3 था, ठीक है, 2/3 था, तो 1/3 KR² R। तो ये हमारी रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी। इसी तरीके से अब अगर हम एक शील्ड देखते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक शीट है, और ये शीट भी इनफिनाइट लॉन्ग शीट है, इनफिनाइट लॉन्ग शीट है, या फिर फाइनाइट है, तो हम जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इंतहाई क्लोज रख देंगे, ताकि फील्ड लाइंस जो हैं वो बेंड ना हो। यानी हमने ये अभी देखा था कि अगर ये हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, अगर ये फील्ड लाइंस हैं, ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बेंड करना शुरू कर देती हैं, डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बेंड करना शुरू कर देती हैं। बहरहाल इतना तो बेंड नहीं करती, खैर। तो अब अगर हम यहाँ पे इस शीट से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा कुछ भी, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि देखना है कि किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही स्पेसिफिक सिनेरियो कि हमें पहले गॉसियन सरफेस को चूज़ करना है, और फिर गॉस लॉ को अप्लाई करना है, और
थर्ड जो है उससे ई फील्ड कैलकुलेट कर देनी है। अब ये जो शीट है, लेट्स से हम एक एग्जांपल से ही डायरेक्टली देख लेते हैं कि हमारे पास जो शीट है उसका हमें क्यू इनक्लोज्ड पहले से ही पता है कि क्यू इनक्लोज्ड जो है वो है, लेट्स से सिग्मा ए, ठीक है। अब हमने बेसिकली जो हमारा काम रह गया है वो ये है कि गॉसियन सरफेस ऐसे चूज करनी है कि जो फील्ड लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहे, सिमेट्रिक रहे, यूनिफॉर्म रहे। तो अगर हमारे पास ये एक सरफेस है, यानी यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे एक सरफेस है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग एक प्लेट है, शीट है। अब मैं यहाँ पे अगर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज करता हूँ तो वही मसला आएगा कि हर पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता जाएगा। तो ई फील्ड जो है वो बेसिकली कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम सिलेंडर भी बना लें, अगर सिलेंड्रिकल ले लें यहाँ पे, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में भी जो ई फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो इस केस में जो हमारे पास एक ऑप्शन आता है बेस्ट, वो ये है कि हम एक पिल बॉक्स टाइप कोई चीज़ बना लें। यानी इसको मैं अगर इस तरीके से देख लूँ, तो इसको हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। लेट्स से कि मैं ट्राई करता हूँ, आई डोंट थिंक कि आई वुड बी एबल टू मेक इट। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन यू गेट द जिस्ट। अब ये है कि यहाँ से फील्ड ऑफ लाइंस अगर मैं देखूँ कि फील्ड ऑफ लाइंस बेसिकली जो कि हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इंतहाई क्लोज है, तो जो फील्ड लाइन है वो बेसिकली या ऊपर से जा रही है या नीचे से जा रही हैं। यानी अगर मैं इसको एक शीट ऐसे बना लूँ और ये शीट है, तो फील्ड ऑफ लाइन बेसिकली सिर्फ या ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। क्योंकि वो बेंड नहीं हो रही, तो फील्ड ऑफ लाइंस जो साइड वॉल्स हैं वो उनमें से, साइड वॉल्स में से बिल्कुल ही नहीं जाएंगी। तो अब अगर हम गॉस लॉ को देखें कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड हमने अभी अज्यूम किया था कि क्यू इनक्लोज्ड हमारे पास सिग्मा ए के इक्वल है। तो अगर हम इसको देखें फर्दर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। अब जो कि यहाँ पे ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है, और अभी हमने देखा है कि जो साइड वॉल्स हैं बेसिकली वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी फ्लक्स में, क्योंकि जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट हैं और जो साइड वॉल्स में से कोई भी फ्लक्स नहीं जा रहा। तो हमारे पास जो इंटीग्रल ये बच जाएगा वो सिर्फ एक अपर जो फ्लक्स है थ्रू जो फ्लक्स है जो ऊपर वाली वॉल और नीचे वाली वॉल से ही होगा। ठीक है, और ये इक्वल है फर्दर एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे जो सिग्मा ए दिया है, ये ए इज एरिया, ठीक है, और जो ई डॉट डी एस है ये हम पहले देख रहे हैं क्योंकि ई फील्ड हमने अज्यूम की है कि ये कांस्टेंट है, तो ई फील्ड बाहर आ जाएगी और इन दोनों में से कॉमन भी हो जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल फील्ड है उसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ,
और दैट इज ds2 और ये फर्दर हो जाएगा 2dA, क्योंकि जो ऊपर वाली वॉल है उसका एरिया प्लस नीचे वाली एरिया 2A, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि E2A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा और हमारे पास जो E फील्ड आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट A, और जो E है वो आ जाएगी हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो भी नॉर्मल डायरेक्शन है मैं इसलिए इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि ये n आ गया है। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के केस में हमारे पास जो ई फील्ड आएगी वो इस तरीके से आएगी। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इसमें आर का फैक्टर क्यों नहीं आ रहा, इसकी मुझे रीजन बतानी है। दैट इज वन ऑफ योर असाइनमेंट।